नमस्कार विद्यार्थियों। आज 27 फरवरी 2024 को सुबह की पाली में हुए कक्षा 10 के गणित के पेपर जिसका कोड है 822HY, उसका फुल सॉल्यूशन मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सेक्शन ए में पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल बताना है। तो सबसे पहले दिए गए बहुपद की ax² + bx + c से तुलना करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर x² का गुणांक a है और यहाँ पर x² का गुणांक 3 है। तो a बराबर कितना आ जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा 5 और c बराबर हो जाएगा 2। हम सभी जानते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। तो -b का मान यहाँ पर है 5 और a का मान है 3। तो जो शून्यकों का योगफल आया है -5/3। इस प्रकार से इसका बी विकल्प सत्य हो जाएगा, क्योंकि इसके बी विकल्प में -5/3 है। सेकंड क्वेश्चन है इसका, दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है 2x + ay = 1 और दूसरा समीकरण है 3x - 5y = 7। इन दोनों में समीकरण में अपन को ये दिया गया है कि इसका कोई भी हल नहीं है तो a का मान बताना है। तो पहले इन दोनों समीकरण की तुलना करेंगे। समीकरण 1 की a1x + b1y = c1 से तथा समीकरण 2 की a2x + b2y = c2 से तुलना। तो a1 = 2, b1 = a एंड c1 = 1। ये होगी समीकरण 1 की तुलना। इसकी होगी समीकरण 2 से। तो a2 = 3, b2 = -5 एंड c2 = 7। दिया गया है कि दोनों समीकरणों का समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं है। अर्थात इसकी कंडीशन क्या है, दोनों का हल नहीं है तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर समीकरण का कोई भी हल नहीं है तो इसकी कंडीशन है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो a1 देखिए क्या है 2, a2 है 3, b1 है a और b2 है -5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3a = -10। तो a बराबर -10/3। इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प सी जाएगा। सी विकल्प सत्य है। तीसरा प्रश्न है 2x², समीकरण है 2x² + 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति बतानी है। मूलों की प्रकृति। सबसे पहले इस बहुपद की ax² + bx + c से तुलना करेंगे तो a बराबर यहाँ पर 2 आएगा, b बराबर 5 और c बराबर 4। मूलों की प्रकृति का मालूम विविक्त कर से चलता है। तो सबसे पहले हम विविक्त कर याद करेंगे। विविक्त कर बराबर होता है b² - 4ac। b की वैल्यू है 5, इसका स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 और c का मान 4। तो 25 - 4 चौके 16 और दूनी 32 माइनस का 7। तो यहाँ पर विविक्त कर का मान ऋणात्मक आया है।
और जब विविक्त कर का मान ऋणात्मक आता है तो ऐसी स्थिति में समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक होते हैं, अर्थात वास्तविक नहीं होते हैं। तो चूंकि विविक्त कर का मान 0 से छोटा है या ऋणात्मक है, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते। इस प्रकार इस प्रश्न का जो विकल्प सही होगा वो डी विकल्प होगा। एक समांतर श्रेणी दी गई है 4, 9, 14, 254 का अंत से 10वां पद। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर समांतर श्रेणी का जो पहला पद है, प्रथम पद a बराबर है 4, द्वितीय पद है 9, सार्वंतर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस पहला पद है, t2 माइनस t1, t2 है 9 और t1 है 4, सार्वंतर d आ गया 5। अंतिम पद के मान को बोलते हैं l, अंतिम पद l बराबर यहां पर है 254। अब यदि अंत से nवां पद ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला होता है l माइनस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। इसलिए अंत से nवें पद के फॉर्मूले में अगर हमें अंत से 10वां पद निकालना है तो हम n की जगह पे क्या लिख देंगे, अंत से 10वां पद बराबर l माइनस n की जगह पर क्या आ जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी। l का मान सवाल में दिया गया है, अंतिम पद का मान 254 माइनस 10 में से 1 घटाएंगे 9 और d का मान है 5, तो 254 माइनस 45 यानी कि 209, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका विकल्प जाएगा सी विकल्प 70 होगा इसका। अंत से 10वां पद 10वां पद 209 होगा। एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज DEF। इस त्रिभुज ABC में दो भुजाओं के मान दिए हैं, AB का मान है 2.5 सेंटीमीटर और BC का मान है 3 सेंटीमीटर और इसका कोण B दिया गया है 80 डिग्री। त्रिभुज DEF में कोण D है 80 डिग्री, भुजा DE का मान है 5 सेंटीमीटर और DF का मान है 6 सेंटीमीटर। इसमें हमें सांकेतिक रूप से व्यक्त करना है कि समीकरण त्रिभुजों का युग्म कौन सा होगा। इन 4 विकल्पों में से कोई एक होगा जिसको बताना है। देखिए त्रिभुज ABC में भुजा AB और त्रिभुज DEF में भुजा DE, आप इनका अनुपात देखेंगे तो AB बटे DE बराबर आएगा 2.5/5, तो ये आपका आ जाएगा 1/2। ये इन दोनों त्रिभुज की इन दोनों भुजाओं का रेशियो आ गया। इसी प्रकार से भुजा BC और DF का रेशियो देखेंगे तो BC बटे DF बराबर आएगा 3/6, तो ये भी आ जाएगा रेशियो 1/2। और त्रिभुज ABC में आप देखेंगे कि यहां पर एंगल B जितना है उतना ही इस त्रिभुज DEF में एंगल D है। इस प्रकार त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में एंगल B इज इक्वल टू
एंगल डी, क्योंकि प्रत्येक कोण 80 डिग्री का है। और ए बी बटे में DE बराबर BC बटे DF। ऊपर सिद्ध हो चुका है ये यहां से समीकरण नंबर 1 से। अतः त्रिभुज ABC त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज, अतः आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर लगेगी प्रमेय साइड एंगल साइड की, क्योंकि यदि दो त्रिभुजों में पहले त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है और उन दोनों त्रिभुजों से निर्गत संगत भुजाओं के अनुपात समान है, तो ऐसी स्थिति में साइड एंगल साइड प्रमेय कसौटी से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। अतः त्रिभुज ए, यहां पर देखिए आप कोण बी पहले लिखने का प्रयास करेंगे कि त्रिभुज ABC, इसमें आप देखेंगे कि एंगल बी एंगल डी के बराबर है, इसलिए त्रिभुज DEF में जो एंगल डी जाएगा वो बीच में जाएगा। फिर आप देखेंगे इसके रेशियो को, इस त्रिभुज की इस भुजा का मान AB है, इसका अनुपात DE के साथ बराबर हुआ है, तो जैसे AB यहाँ पर पहले दूसरे नंबर पे हुआ है तो यहाँ पर DE कैसा होगा, यानी कि E यहाँ आएगा, तभी देखें आप AB बटे DE होगा। इसी प्रकार से BC ये है, तो ये DF BC यहाँ पर दूसरे तीसरे नंबर पे है, तो D के साथ अब F आएगा बाद में, तभी ये BC बटे DF होगा। तो इसके लिखने का तरीका क्या होगा? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज होगा EDF के, यानी कि इसका विकल्प नंबर C आएगा। C विकल्प सत्य है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इसका संकेतन ये होगा कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज EDF की। ठीक, क्योंकि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनका क्रम, उनके कोण का भी क्रम और उनकी भुजाओं के अनुपातों का क्रम समान होना चाहिए। इस प्रकार से इसका विकल्प नंबर C सत्य होगा। छठवां क्वेश्चन है, बिंदु -3, -4 तथा बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु मतलब 0, 0 से दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पड़े अपन। मान लो कि ये पहला बिंदु है x1, y1 और दूसरा बिंदु है x2, y2, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर x1 का मान -3, x2 का मान 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान -4, y2 का मान 0 इसका वर्ग। ऋण 3 का वर्ग 9, ऋण 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25 और 25 का वर्गमूल 5, तो इसकी जो दूरी होगी ये होगी 5 इकाई। तो इसका विकल्प C सत्य हो जाएगा, क्योंकि विकल्प C में 5 दिया गया है। यदि cot A बराबर है 3/4, तो आप cot में देखेंगे कि ये होता है आधार बटे लंब। आधार का मान दिया गया है 3 और लंब का मान है 4। यहां पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का मान दिया है 4 इसका वर्ग और आधार का मान दिया है 3 इसका वर्ग, 16 + 9 यानी ये आ गया 25। ये आ गया कर्ण का वर्ग,
तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। अब निकालना है हमें सेक ए का मान। तो सेक ए क्या होता है, कॉस होता है आधार बटी कर्ण, इसलिए सेक इसका उल्टा हो जाएगा, तो यानी आधार बटी कर्ण बटी आधार। कर्ण का मान है 5 और आधार का मान है 3, तो सेक ए बराबर क्या आ जाएगा, 5/3। इस प्रकार इस प्रश्न का जो विकल्प जाएगा डी विकल्प सत्य हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा, तो अल्फा का मान बताना है, तो अल्फा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। tan अल्फा बराबर क्या होता है, sin अल्फा बटे cos अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो sin अल्फा इंटू cos अल्फा बराबर 1 का गुणा होगा sin अल्फा में, तो cos अल्फा बराबर sin अल्फा। sin अल्फा गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में, ये भाग चला जाएगा इसका एक बार, तो cos अल्फा बराबर आ जाएगा 1, और 1 किसका मान होता है cos में, cos 0 का, तो तुलना करेंगे दोनों तरफ तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 0 डिग्री। तो इस प्रकार से इसका जो विकल्प है वो ए विकल्प सत्य हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, एक छड़ की लंबाई उसकी छाया से अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अपन मान ले रहे हैं कि ए बी एक छड़ है, ये एक छड़ हो गई और ये उसकी छाया है बी से। छड़ और उसकी छाया का अनुपात दिया गया है 1/√3, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। मान लो यहां पर कहीं सूर्य होगा, तो यहां पर से बिंदु सी से इसका उन्नयन कोण सपोज कि थीटा बन रहा है, तो हमें इसका उन्नयन कोण थीटा बताना है कि क्या होगा। तो अपन माना ए बी एक छड़ है तथा बी सी इसकी छाया है, माना कि सूर्य का उन्नयन कोण ए सी बी इज इक्वल टू थीटा। तब इस समकोण त्रिभुज में टेन थीटा का प्रयोग करेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब है यहाँ पर क्षण की लंबाई ए बी और आधार है बी सी। टेन थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटे बी सी। और प्रश्न में यह दिया गया है कि क्षण की लंबाई ए बी और क्षण की छाया बी सी में जो अनुपात है वो अनुपात है 1/√3। इस प्रकार जो ए बी बटे बी सी बराबर होगा वो होगा 1/√3। तो ए बी बटे बी सी का मान 1/√3 आया है, उसको यहाँ रख दिया जाएगा। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3। 1/√3 टेन में टेन 30 का मान होता है, तो दोनों तरफ तुलना करेंगे कोण की, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। यानी कि सूर्य के द्वारा जो उन्नयन कोण बनेगा, सूर्य का उन्नयन कोण वो थीटा बराबर 30 डिग्री होगा। यानी कि इसका इस प्रकार से जो विकल्प जाएगा वो ए विकल्प सत्य। आओ 10वां क्वेश्चन, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या। यदि कोई वृत्त है और ये उसका व्यास है, तो व्यास केंद्र से होकर के जाता है, तो अगर व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे और वो समांतर होंगी, तो समांतर
रेखाएं केवल दो होंगी। आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि केवल दो ही समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका विकल्प क्या जाएगा? सी विकल्प। 11वां क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 डिग्री के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? एक वृत्त बनाया, इस वृत्त की त्रिज्या दी, इस वृत्त का केंद्र है O, एक त्रिज्यखंड बना रहे, तो ये OAB इसका त्रिज्यखंड हो जाएगा। इसमें त्रिज्या दी गई है 12 सेंटीमीटर और वृत्तखंड का कोण कितना है? 60 डिग्री। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है कि क्या होगा। त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है 60 बटे 360 गुणा पाई और आर का मान है 12 इसका स्क्वायर। 60 एकम 60, 60 छक्के 360, 1/6 पाई 12 का वर्ग 144, 6 का भाग 144 में लगाएंगे तो 24 आएगा। 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर सी विकल्प होगा। सी विकल्प सत्य है। बारहवां सवाल, गोले का व्यास दिया गया है D, गोले का व्यास बराबर दिया है D, इसलिए गोले की जो त्रिज्या R बराबर होगी व्यास की आधी यानी कि D/2 हो जाएगी। अब गोले का आयतन बताना है, तो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर का मान D/2, इसका होल क्यूब 4/3 पाई D/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो पाई DQ और 3 दूनी 6 घन इकाई। तो इसका जो है विकल्प नंबर जो है डी सत्य हो जाएगा। ये विकल्प सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13, आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठोस अर्धगोला इस प्रकार से बनेगा, ये गोले के बीच का केंद्र हो जाएगा। तो ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो ये हो जाएगा इसका 2 पाई आर स्क्वायर इतना, क्योंकि ये चारों ओर जब घूमता है तो हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका आधा क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, और फिर इसके व्यास से होकर के जो चारों ओर का क्षेत्रफल जाता है, ये एक वृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो पाई आर स्क्वायर और लग जाएगा। इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल कितना होगा? कुल 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका विकल्प नंबर सी सत्य हो जाएगा। हो गए। क्वेश्चन नंबर है 14, वर्ग अंतराल दिया है सवाल में और बारंबारता दी गई। वर्ग अंतराल में है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और बारंबारता दी गई है 4, 6, 5, 8 और 2। इस प्रश्न में हमें माध्य का वर्ग ज्ञात करनी है। तो
एक अलग से कॉलम बनाते हैं अपन संचयी बारंबारता का। संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए 4 योग आते हैं, फिर इस 4 को अगले 6 में जोड़ा जाएगा। 4 और 6 10, इसी प्रकार से 10 और 5 15, 15 और 8 23, 23 और 2 25। फिर बारंबारताओं का योगफल करते हैं, समेशन f बोलेंगे या इसको n भी बोलते हैं। तो बारंबारताओं का योगफल समेशन f n बराबर क्या आ जाएगा, इनको जोड़ने पर 25 प्राप्त होगा। अब बारंबारताओं का जो योगफल है n, बारंबारताओं का योगफल n बराबर है 25। अब माध्य का वर्ग यदि हमें ज्ञात करना है तो बारंबारताओं की योगफल का आधा ज्ञात करते हैं, यानी n/2 बराबर 25/2 यानी कि 12.5। अब ये 12.5 जिस संचयी बारंबारता वर्ग के अंतर्गत, जिस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा वह वाला वर्ग अंतराल माध्य का वर्ग माना जाएगा। तो चूंकि ये 12.5 संचयी बारंबारता 15 के अंतर्गत आएगा, क्योंकि 10 से ऊपर 12.5 15 में जाएगा, तो इसलिए जो वर्ग अंतराल होगा 10 से 15 ये माध्य का वर्ग बन जाएगा। क्योंकि 12.5 संचयी बारंबारता 15 के अंतर्गत है, जिसका वर्ग 10 से 15 है, अतः माध्य का वर्ग 10 से 15 होगा। इस प्रकार से इसका जो विकल्प है सी विकल्प सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किसी बारंबारता सारणी के माध्य और माध्यिका 27 और 29 हैं, तो इसका बहुलक क्या होगा। माध्य दिया गया है सवाल में 27 है और माध्यिका है 29। तो बहुलक बताना है, तो बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ये बहुलक को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है यदि माध्यिका और माध्य दिया गया है। तो 3 माध्यिका 29 माइनस 2 इंटू माध्य 27, 29 3 87 माइनस 54, इसका आ जाएगा आंसर 33। इस प्रकार से इसका जो है सी विकल्प सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, एक सारणी दी गई है यहाँ पर, वर्ग अंतराल जिसमें दिया गया है और बारंबारता दिया गया है। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। बारंबारता भी दी गई है 2 1 4 3। माध्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मध्यमान बिंदु निकालना पड़ेगा, मध्यमान जिसको कि बोलते हैं x। बारंबारता दी गई है तो उसको क्या बोलेंगे m। मध्यमान कैसे निकालते हैं, जो वर्ग अंतराल है उसका मध्यमान बीच वाला मान निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, यानी 0 + 10/2 यानी कि 5। यानी कि सीधा ये बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो मान होगा वो x कहलाता है। तो 10 से 20 के बीच में क्या आता है 15, 20 से 30 के बीच में 25 और 30 से 40 के बीच में 33। बारंबारता f यानी कि समेशन f, बारंबारताओं का योगफल क्या कहलाएगा समेशन f। तो 2 1 3 4 7 और 3 10। एक अगला कॉलम बनेगा f इंटू एक्स का, तो ये है f और ये है उसका x। 2 पंचे 10
15 एक 15, 25 चौके 100 और 35 दिया 105। एफ एक्स को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, समेसन एफ एक्स। इसका जोड़ करेंगे तो 5 10 1 1 2 3 और 1 2। अब माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समेसन एफ एक्स बटे समेसन 230 बटे 10, ये आ जाएगा 30। तो इस प्रकार से इसका जो विकल्प है वो बी विकल्प सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अधिवर्ष का मतलब होता है एक ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। तो ऐसे वर्ष में कुल दिनों की संख्या होती है 366। तो एक अधिवर्ष में दिनों की संख्या बराबर 366। अब 366 दिनों में 52 पूर्ण सप्ताह होंगे। जब आप 7 का भाग लगाएंगे 366 में, क्योंकि एक सप्ताह में 366 7 दिन होते हैं और एक अधिवर्ष में होते हैं 366 दिन। तो आप भाग लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें 52 पूर्ण सप्ताह होते हैं और बाकी के शेष 2 दिन रह जाते हैं। तो 52 पूर्ण सप्ताह का मतलब है कि उसमें 52 रविवार, 52 सोमवार, जितने भी सप्ताह के नाम होते हैं वो फिक्स हैं कि 52 तो जरूर होंगे। बाकी के शेष 2 दिन वो कुछ भी हो सकते हैं। तो शेष 2 दिन निम्न प्रकार हो सकते हैं। नंबर 1 कंडीशन है, यदि 365वां दिन सपोज कि सोमवार आया तो 366वां दिन क्या होगा, फिर मंगलवार होगा। सोमवार के बाद मंगलवार ही आता है। लेकिन यदि दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है 365वीं और 366वें दिन की, कि यदि सोमवार नहीं है तो 365वां दिन मंगलवार हो सकता है, और अगर 365वां दिन मंगलवार होगा तो 366वां दिन बुधवार होगा। ये कंडीशन बन सकती है। लेकिन यदि 365वां दिन मंगलवार नहीं हुआ तो फिर बुधवार भी हो सकता है, और अगर 365वां दिन बुधवार होगा तो 366वां दिन गुरुवार होगा। इसी प्रकार यदि बुधवार नहीं हुआ 365वां दिन तो गुरुवार हो सकता है, और अगर 365वां दिन गुरुवार होगा तो 366वां दिन शुक्रवार होगा। इसी प्रकार 365वां दिन अगर शुक्रवार भी हो सकता है तो फिर 366वां दिन शनिवार होगा, और यदि 365वां दिन शुक्रवार नहीं है, शनिवार भी हो सकता है, तो 366वां दिन रविवार होगा, और यदि 365वां दिन रविवार है तो 366वां दिन सोमवार होगा। अब यदि आप कंडीशन कोई भी बनाओगे तो वो कंडीशन यहाँ पर पहले से ही लिखनी होगी, क्योंकि अब बनाओगे आप 365वां दिन सोमवार और 366वां दिन मंगलवार, तो वो इसलिए आप लिख चुके हैं, क्योंकि आप किसी भी कंडीशन को बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अपन को बताना है यहाँ पर 53वें सोमवार की आने की प्रायिकता, और सोमवार आपको यहाँ पर इन दोनों स्थितियों में दिखाई दे रहा है, एक तो पहली कंडीशन में और दूसरी 7वीं कंडीशन में। इन दोनों में सोमवार आ रहा है, यानी कि 53वां सोमवार या तो जब आ सकता है जब उसका 365वां दिन सोमवार हो या फिर 366वां दिन सोमवार हो। तो ये इन दोनों स्थितियों में ही आपको सोमवार दिखाई दे रहा है। तो अतः अधिवर्ष में 53वें सोमवार के आने की प्रायिकता बराबर, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सोमवार के आने की जो अनुकूल स्थितियां हैं वो यहाँ पर है केवल 2 स्थितियां। देखें आप
क्योंकि पहली कंडीशन और सातवीं कंडीशन में ही सोमवार है। तो प्रायिकता क्या कहलाता है, किसी भी घटना की प्रायिकता क्या कहलाती है कि नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन यानी कि अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां सोमवार की आने की कितनी है, 2, और कुल स्थितियां कितनी है यहाँ पर 7, यानी कि एक अधिवर्ष में 53वें सोमवार आने की प्रायिकता क्या होगी, 2/7 होगी। इसलिए इसका विकल्प सी सत्य हो जाएगा, क्योंकि विकल्प सी में 2/7 प्रायिकता दी गई है। हाँ देखो 18वां क्वेश्चन, दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात करनी है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो 2020 सन है, क्या ये साधारण वर्ष है या अधिवर्ष है। तो 2020 में अपन 4 से भाग लगाएंगे, अगर 4 से भाग चला जाता है तो ये लीप ईयर माना जाएगा। आप देख रहे हैं कि 2020 सन में 4 से भाग जा रहा है, इसलिए सन 2020 एक लीप ईयर है, यानी कि अधिवर्ष है, जिसमें दिनों की संख्या 366 दिन होगी, जिसमें दिनों की संख्या बराबर 366। अब दो मित्रों का जन्मदिन एक ही दिन है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो दो मित्रों का जन्मदिन एक साथ हो, यानी कि एक ही दिन हो, इसकी प्रायिकता तो दोनों बच्चों का जन्मदिन एक ही साथ हो तो 366 दिन में केवल एक ही दिन हमारा अनुकूल होगा, जिस दिन इन दोनों का जन्मदिन हुआ होगा। तो अनुकूल कंडीशन है 1, और कुल कितने हैं दिन, 366, यानी कि ये हो जाएंगी कुल स्थितियां, यानी अनुकूल बटे कुल, अनुकूल संभावनाएं बटे कुल संभावनाएं। तो अनुकूल संभावना केवल एक ही दिन होगी जब ये दोनों एक साथ जन्म लिए होंगे, और कुल स्थितियां कितनी होंगी, 366 दिन। मतलब 366 दिन में किसी भी दिन इन बच्चों का जन्म हो सकता है, तो कुल परिस्थितियों में जाएगा 366 और अनुकूल स्थितियों में 1। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां, यानी 1/366 इसका उत्तर होगा। बी विकल्प सत्य है। 19 बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी, तो ये x1/1 और ये माना जाएगा x2/2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर x1 है 2, x2 है 4 इसका वर्ग, y1 है 3, y2 है 1 इसका वर्ग। तो 2 - 4 -2 हो जाएगा, और -2 का वर्ग 4, 3 में से 1 गए 2 और 2 का वर्ग 4, 4 और 4 8। 8 को इस तरीके से लिख सकते हैं 4 × 2, जिसमें 4 का वर्गमूल 2 होगा, 2 बार हो जाएगा, इस 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो ये अंडरवुड में रहेगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आंसर ये आ जाएगा कि 2√2 होगा। इस प्रकार से इसका विकल्प सी सत्य होगा। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन होगी। अपरिमेय संख्या बतानी है, तो √25 तो एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका वर्गमूल 5 आ जाता है, तो एक परिमेय संख्या हो गई। √81 इसका वर्गमूल 9 होता है, तो 9/1 ये भी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई है। 5/3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और 5 + √2, 5 हो गई परिमेय और √2 हो गई अपरिमेय।
और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ अपरिमेय होता है, इसलिए इसका विकल्प डी सत्य होगा कि 5 + √2 एक अपरिमेय संख्या है।